हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिंदे है, इंस्पेक्टर शिंदे। और आप अगर मेरी पुराने केस की कहानियां सुने होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर ऐसे कौन कौन से केस को सोल्व किया है। लेकिन अगर आपने वो कहानियां नहीं सुनी तो भी मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि पुलिस वालों का अपना गांव मायने नहीं रखता, बल्कि वो जहां भी काम करते हैं वही उनका गांव बन जाता है। मैंने यहाँ पर कई सारे केस को सोल्व किया है, जिसमें से कि एक पिशाचों की दुनिया के केस को भी सोल्व किया है। मैंने वहाँ पिशाचों को अपना अच्छा दोस्त बना लिया था और वो अब भी मेरा दोस्त है। और मैं यहाँ पर एक वीरान हवेली के राज को भी सुलझाया है। अगर आपने वो कहानियाँ नहीं सुनी तो आप जाकर वो कहानियाँ सुन सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की तरफ। एक दिन की बात है जब मैं रात के लगभग 8 बजे पुलिस थाने में बैठा एक केस की फाइल को स्टडी कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी भागते हुए आया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब थी और वो मुझसे कहने लगा था कि सर, मेरे परिवार के सभी लोग एक एक करके गायब हो चुके हैं। वो एक एक करके गायब हुए हैं और वो मेरे घर से ही गायब हुए हैं। वो यहाँ पर ऐसा रोते हुए बोल रहा था और मैं भी उसे चुप कराते हुए कहा कि देखिए, रोइए मत, और जो भी हुआ है आपके साथ वो साफ साफ बताइए कि आपके परिवार के लोग ऐसे कैसे गायब हो गए। तो वो आदमी भी कहने लगा कि सर, मैंने कुछ दिन पहले अपने जीवन की सारी कमाई लगाकर एक घर खरीदा था। वो उस काली पहाड़ी के ऊपर बना है। वो घर काफ़ी आलीशान है। बस आप ये समझिए कि वो एक घर नहीं बल्कि एक महल है। लेकिन मैंने जब वो घर खरीदा था तब वो घर काफ़ी टूटा फूटा और बहुत पुराना लग रहा था। उस घर को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में कई सालों से मरम्मत का काम नहीं हुआ हो। उसके बाद मैंने वो घर खरीदा और वो घर में मैंने मरम्मत का काम करवाया। उसके बाद अब वो घर बिल्कुल एक महल जैसा बन चुका है। पर सबसे अजीब बात तो यह है कि उस घर में बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जिसे अगर मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत लगभग करोड़ों में होगी, जो मुझे मिल सकती है। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि उस घर के मालिक ने मुझे ये एंटीक चीज़ें इसे फ्री में ही क्यों दे दिया। उसे वो बेच भी तो सकता था, और उसने वो घर भी मुझे काफ़ी सस्ते दाम में दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये महल जैसा दिखने वाला घर इतने सस्ते रेट में मुझे क्यों दे रहा है। मैं भी उसे नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसे ये बात बताऊंगा तो कहीं वो मुझसे इस घर के बदले ज़्यादा पैसे ना ले ले। इसलिए मैं भी उसे नहीं बताया। पर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ उस काली पहाड़ी पर जो महल बना हुआ है, वो जो घर है जिसे मैंने खरीदा था, वहाँ के आसपास के गांव वालों का कहना था कि वो महल भूतिया है। वहाँ पर जो भी इंसान रहने के लिए जाता है वो महल उन इंसानों को खा जाता है। वहाँ के गांव के लोगों का ऐसा कहना था, लेकिन मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, आप ही बताइए सर, भला कोई महल इंसानों को कैसे खा सकता है? वो आदमी मुझसे कह रहा था और मैं भी उसे समझाते हुए कहने लगा। मैंने पहले उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम विकास बताया। फिर मैं उनसे कहने लगा कि देखिए विकास जी, कोई महल इंसानों को तो नहीं खा सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारी इस दुनिया में होती है जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद उन चीज़ों का सामना किया है। अच्छा, आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन से लोग गायब हुए हैं? तो वो आदमी भी कहने लगा था कि सर, अब तक उस घर से मेरा 2 भाई जो कि मुझसे छोटे थे और मेरी एक बहन, मेरी बीबी और मेरे बच्चे गायब हो गए हैं। तो मैं भी उनसे कहने लगा कि ये सब आपके फैमिली के मेंबर क्या एक ही दिन पर गायब हुए हैं? तो आदमी कहने लगा था कि नहीं सर, ये सब अलग अलग दिन एक एक करके गायब हुए हैं। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, अच्छा, इतने लोग एक एक करके गायब हुए आपके घर से, और आप अभी अब आए हो यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतने दिन के बाद? जब पहला मेंबर गायब हुआ था तभी आपको आना चाहिए था ना? तो आदमी भी कहने लगा था कि सर, हमारे आपस में कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसी वजह से वो लोग हमेशा मुझसे कहा करते कि आप अकेले रहिएगा इस घर में, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी बीबी बार बार मुझसे ऐसा ही कहा करती, लेकिन वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाती थी। तो मैं भी उसे कहा करता कि चली जा, जब जाना हो तब चली जा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक दिन, जिस दिन वो गायब हुई थी, उस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था
और मेरे भाई और मेरी बहन भी मेरी वाइफ के इस सपोर्ट से मुझसे झगड़ा कर रहे थे। वो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप ही रहिए यहाँ इस महल में, मैं इस महल को ही छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे कह दिया था कि तुम ही लोग रहो यहाँ पर, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा जब तुम लोगों का दिमाग शांत हो जाएगा। इतना बोलकर मैं अपने दोस्त के गाँव चला गया। फिर मैं 5 दिनों के बाद वहाँ आया। जब मैं 5 दिनों के बाद अपने उस घर में आया था तो वहाँ का वॉचमैन का कहना था कि विकास साहब, आपकी बीबी, आपके भाई, आपके बहन और आपके बच्चे मिल नहीं रहे। तो मैं उनसे कहने लगा था, कैसी बातें कर रहे हो कि आपने उसे बाहर जाते हुए देखा? तो उनका कहना था कि नहीं साहब, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन आपके घर से एक एक करके आपके परिवार वाले गायब हुए हैं। पहले दिन तो आपके बीबी और आपके बच्चे नहीं थे, दूसरे दिन आपके भाई नहीं थे, तीसरे दिन आपकी बहन नहीं थी। मुझे लगा कि वो कहीं अपने परिवार वाले के यहाँ गए होंगे। मैंने यहाँ आसपास में पता करने की कोशिश की। मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने उनको बाहर जाते हुए देखा है, लेकिन सभी का कहना था कि नहीं, उन्हें कोई भी बाहर जाते हुए इस घर से देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है साहब कि ये घर ही निगल गया है उन लोगों को। फिर मैंने वहाँ अपने घर के उस दरवाजे पर लगे उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी चेक किया। मैं वहाँ पर देखना चाहता था कि क्या कोई मेरे घर के परिवार वाले इस घर से बाहर गए हैं, लेकिन कोई भी उस घर से बाहर गया ही नहीं, सब उसी घर से गायब हुए हैं। वो आदमी मुझसे ऐसा कह रहा था। उसके बाद मैं कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दीजिए, आप अपने परिवार के सभी मेंबर का एक एक फोटो दे दीजिए और आपके इस केस की जांच अभी से मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद उस आदमी ने भी ऐसा ही किया। फिर वो अपने घर चला गया और मैं उन सभी के फोटो को वहाँ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वहाँ पर मैंने लिख दिया था कि ये लोग अगर आपको कहीं दिखें तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया से फास्ट शायद ही कोई तरीका होगा जो इससे काम को जल्द से जल्द कर सके। फिर रात बीती और सुबह हो गई और मुझे सुबह के वक्त वहाँ उस काली पहाड़ी पर जाना था, विकास जी के घर। मुझे वहाँ पर जांच करना था। मैंने वहाँ हवलदार मुकेश को आवाज़ लगाते हुए कहा, मुकेश, वो गाड़ी लेकर आओ, जीप लेकर आओ, हमें वहाँ काली पहाड़ी पर जाना है, विकास जी के घर। वहाँ पर हवलदार मुकेश भी जीप लेकर आ चुका था और उसके बाद हम दोनों वहाँ उस काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़े। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो महल सच में बहुत ज़्यादा आलीशान लग रहा था, पर वो महल काफ़ी ज़्यादा पुराना भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर उस छत के ऊपर कई सारे पेड़ पौधे जो कि छोटे छोटे थे वहाँ छत के ऊपर उग चुके थे, क्योंकि वहाँ अभी अभी उस घर की मरम्मत का काम किया गया था। इस वजह से वो घर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों वहाँ उस घर के अंदर पहुँचे। वहाँ पे वो वॉचमैन था। वो हमें देखकर कहने लगा, अच्छा हुआ सर आप आ गए, ये घर विकास साहब को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी ये घर निगल गया। तो मैं भी उनकी बात सुनकर कहने लगा था, क्या विकास साहब को भी निगल गया और ये घर? कैसी बातें कर रहे हो? तो आदमी कह रहा था, साहब रात के लगभग 10 बजे के करीब विकास साहब यहाँ पर आए थे, यहाँ पे इस घर में आए थे और उसके बाद उन्होंने खाना खाया और खाना खाकर अपने कमरे में गए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, विकास साहब सुबह इस घर में थे ही नहीं। जब मैं सुबह के वक्त यहाँ पर आया था तो विकास साहब इस घर से गायब थे। तो मैं उससे कहने लगा कि अगर विकास साहब सुबह के वक्त यहाँ इस घर में नहीं थे तो इसका मतलब वो गायब हो गए। हो सकता है वो कहीं रात में ही गए होंगे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो वो आदमी कह रहा था, नहीं साहब, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस घर ने विकास साहब को निगल गया है। फिर मेरी नज़र वहाँ उस सीसीटीवी कैमरे पर गई जो कि उस दरवाजे पर लगाया गया था। तो मैं वहाँ उससे कहने लगा कि मुझे इस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना है। तो आदमी भी मुझे वहाँ उस महल के अंदर लेकर गया और मैं जब वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया तो सच में विकास जी घर के अंदर तो गए थे, लेकिन बाहर आने का कोई भी फुटेज था ही नहीं। मतलब कि वो घर में ही थे और घर से ही वो गायब हुए थे। मैं भी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई घर किसी भी इंसान को खा सकता है, कोई घर कैसे इंसानों को निगल सकता है। मैं वहाँ पर अब जांच पड़ताल करना चाहता था। मैंने मुकेश से कह दिया, मुकेश, यहाँ के सभी कमरे को चेक करो, यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ इन कमरों में ऐसा कुछ मिलता है जो कि इंसानों को गायब कर सकती है, कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज़। उसके बाद मैं और मुकेश वहाँ उन कमरों की तलाशी करना शुरू कर दिए। वहाँ मैंने पूरे महल को छान मारा, लेकिन वहाँ पर ऐसा मुझे कुछ मिला ही नहीं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो कि इंसानों को गायब कर सकती है। लेकिन एक अजीब चीज़ थी,
वहां पे उन महल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ लगाया गया था, जो कि उन महल के छत को तोड़ते हुए वहां महल के ऊपर निकली हुई थी। मुझे ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रहा था कि भला किसी बरगद के पेड़ को बचाने के लिए कोई अपने महल के छत को कैसे तोड़वा सकता है, उसे पहले ही काटा क्यों नहीं गया। वहां वो बरगद का पेड़ उस स्टोर रूम के पास लगाया गया था, जिसकी कुछ शाखाएं उस स्टोर रूम के अंदर भी जा रही थी, जो कि दीवारों को तोड़कर गई हुई थी। तो मैं भी वहां पर उस बरगद के पेड़ को देख रहा था। लेकिन तभी मैंने एक अजीब चीज नोटिस किया कि मैं जब वहां उस महल के कमरे को चेक कर रहा था तो वहां उस महल के कमरों में सिर्फ 2 ही कमरे खुले हुए थे। पहला तो विकास जी का बेडरूम वाला कमरा और दूसरा यह स्टोर रूम वाला कमरा। पहला तो मुझे समझ में आ गया था कि विकास जी सोने के लिए अपने बेडरूम में गए होंगे, तभी उसका दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन यह स्टोर रूम का कमरा, इसे क्यों खोला गया होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यकीनन ही विकास जी अपने बेडरूम से उठकर रात के वक्त यहाँ इस स्टोर रूम में आए होंगे और यहीं से जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो यहीं से गायब हुए हैं। मुझे पता करना होगा कि ऐसा इस स्टोर रूम में क्या है जो कि इंसानों को गायब कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विकास जी का बेडरूम वाला ही कमरा खुला हुआ था और यह स्टोर रूम वाला कमरा, यानी कि इन दोनों कमरों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। मैं वहां उस स्टोर रूम के कमरे के अंदर गया और मैं वहां पर देख रहा था। वहां पर एक बड़ी सी अलमारी रखी गई थी, जो कि अलमारी बिल्कुल उस बरगद के पेड़ के साथ सटा कर रखी गई थी। वहां पर बहुत सारी सामानें पड़ी हुई थी, लेकिन सब उस बरगद के पेड़ से अलग बलग ही थी, दूर दूर ही थी। लेकिन वो अलमारी उस बरगद के पेड़ से बिल्कुल सटा हुआ था और उसकी भी वो गेट, वो जो दरवाजे होते हैं अलमारी के, वो भी दोनों पल्ले खुले हुए थे। उसे देखकर मैं थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ गया कि इस अलमारी का ये पल्ला ऐसे खुला हुआ क्यों है। मैं फिर वहां उस अलमारी में चेक करने लगा। वहां पर मैं देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर ऐसा कुछ है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था। वो अलमारी पूरी खाली थी। और इसके बाद में वहां फिर से स्टोर रूम में और चीजों को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पे इन अलमारी और ये बरगद का पेड़, इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी अजीब था ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने वहां पर उस स्टोर रूम का गेट को बंद कर लिया। मैंने अंदर से बंद कर लिया और मैं वहां पर कुछ आवाजों को सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे वहां पर लग रहा था कि कुछ अजीब अजीब आवाजें तो इस स्टोर रूम से जरूर आ रही है। मैंने वो दरवाजे को बंद करके मैंने अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर दिया था उन आवाजों पर। वहां पर कुछ आवाजें आ रही थी जो कि शायद बहुत ही अजीब सी थी। वह आवाजें सुनने में बिल्कुल किसी समुद्र की लहरें जैसी थी। जब समुद्र में वो लहरें उठती है, समुद्र में जो पानियां बहने की आवाजें होती है, वही आवाज यहाँ स्टोर रूम के अंदर से आ रहा था। मैं अच्छे से उस आवाजों को पहचानता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे इसे समुद्र की लहरें की आवाजें, पानियों की आवाजें कहाँ से आ सकती है। क्या यहाँ पे कोई समुद्र या फिर नदियां आसपास में है। मैं उस स्टोर रूम से बाहर निकला और हवलदार मुकेश को बुलाते हुए कहने लगा, मुकेश, क्या यहाँ पे आसपास कोई समुद्र या फिर नदी वगैरह है इस पहाड़ी के लगकर ही। तो मुकेश का भी कहना था, नहीं साहब, मैं तो अच्छे से जानता हूँ इन इलाकों को, यहाँ पे कोई नदी या फिर समुद्र वगैरह नहीं है। वैसे भी यहाँ इस पहाड़ी वाले इलाके में समुद्र कहाँ से आएंगी। फिर मैंने वहाँ पे उस वॉचमैन को बुला लिया था। वॉचमैन से भी पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर कोई समुद्र या फिर नदी या फिर झील वगैरह है। तो उस वॉचमैन का भी कहना था, नहीं साहब, यहाँ पे आसपास में कोई समुद्र, नदी तो क्या कोई तालाब तक नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ है। फिर मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश जरा मेरे साथ आना। तो मैं वहां पर मुकेश को लेकर उस स्टोर रूम के अंदर गया और मैं उससे भी वो आवाज सुनने को कहा। वो भी अपने कानों को उन आवाजों पर केंद्रित कर लिया था। फिर कुछ देर उन आवाजों को सुनने के बाद उसने कहा कि सर, यहाँ पर तो कहीं से लहरों की आवाज आ रही है, समुद्र की लहरों की आवाजें। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, हाँ, यही यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर समुद्र की लहरें की आवाजें कहाँ से आ सकती है। तो मुकेश का भी कहना था, सर, मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है, लेकिन ये यकीनन ही ये समुद्र की लहरें की ही आवाजें हैं। मैं फिर उससे कहने लगा था कि मुकेश, अच्छे से सुनो, कहीं ये आवाजें इस बरगद के पत्तों के हिलने की तो नहीं। फिर हम दोनों ने वहां पर अपने अपने कानों को केंद्रित करके अच्छे से सुना था उन आवाजों को।
वो आवाज़ समुद्र की लहरें की ही थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बहुत कोशिश करने के बाद उन आवाज़ों को वो कहाँ से आ रही है ये जानने की कोशिश की, और तब जाकर मुझे पता चला था वो आवाज़ वहाँ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो अलमारी उस बरगद के पेड़ से बिल्कुल सटा कर रखा गया था। मैंने अपने कान को अच्छे से उस अलमारी में लगा कर देखा। वो आवाज़ें वहीं से आ रही थी, बिल्कुल साफ साफ उन समुद्र की लहरों की आवाज़ें। मैं मुकेश से भी कहने लगा, मुकेश जरा यहाँ पर इस अलमारी पर अपना कान लगाओ तो। वो मुकेश भी वहाँ उस अलमारी पर अपने कान लगाकर सुना था, और उसका भी कहना था, हाँ सर, यह आवाज़ें यहीं इस अलमारी से आ रही है। क्या यहाँ पर कोई स्पीकर लगाया गया है? उस अलमारी को हमने अच्छे से चेक किया, लेकिन वहाँ कोई स्पीकर नहीं था। फिर मैंने उस दीवार के उस पार भी देखा था, वहाँ पे भी स्पीकर चेक की थी, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा आवाज़ करने वाला कुछ लगाया ही नहीं गया था, ना कोई यंत्र और ना ही कोई ऐसा स्पीकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ एक डंडे को उठा लिया और उस अलमारी पर मारना शुरू कर दिया। उस अलमारी के अंदर भी मैंने डंडे को मार कर देखा था कि क्या यहाँ पर कोई हॉल सा बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो अलमारी बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर मैं मुकेश से कहने लगा था, मुकेश चलो भी यहाँ से, हम लोग रात के वक्त यहाँ पर आएंगे। यहाँ से लोग रात के वक्त गायब होते हैं ना, तो यकीनन हमें इसकी जानकारी रात के वक्त ही मिलेगी। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी रात के वक्त ही पता चल सकती है। अभी चलो यहाँ से। उसके बाद हम दोनों ने वहाँ वो जीप लेकर अपने पुलिस थाने में पहुँच गया और फिर रात होने का इंतजार करने लगा। हम दोनों ने उस पुलिस थाने में थोड़ी बहुत झपकियाँ भी ली थी। हमने ऐसा इसलिए किया था कि हमें रात के वक्त नींद ना आए। फिर रात हुई और रात के लगभग 7 बजे के करीब हम दोनों नाश्ता करके सीधा वहीं उस महल में पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर मैं चेक करने लगा था, एक एक चीज़ों को खंगालने लगा था, वहां पे स्टोर रूम की चीज़ें और उस महल के कमरों को भी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर सच में कोई पैरानॉर्मल चीज़ें होंगी, तो हो सकता है रात के वक्त हमें दिखाई दे। हमने सभी कमरे को अच्छे से चेक किया था और उसके बाद उस महल के आसपास भी हमने चेक किया था कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आया। वहाँ पे रात के लगभग 11 बज चुके थे और फिर मैं मुकेश को वहाँ पर बुलाकर कहने लगा था, मुकेश जरा जाकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर नज़र रखना, तो हो सकता है कि कोई बाहर से यहाँ इस महल के अंदर आए। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ उस स्टोर रूम के अंदर से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। वहाँ पे बहुत ही चहल पहल की आवाज़ें आने लगी थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारा आदमी उस स्टोर रूम के अंदर हो। लेकिन वो आवाज़ें मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। वो आवाज़ें बहुत ही अजीब सी थी। वो हमारी दुनिया की आवाज़ें लग ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं लगभग सभी भाषाओं को जानता हूँ। भले मैं जानता ना हूँ, लेकिन उन भाषाओं को कभी ना कभी तो सुना जरूर हूँ। उन आवाज़ों को मैं सुनकर बता सकता हूँ ये भाषा कौन सी हो सकती है, लेकिन वो आवाज़ें मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। वो आवाज़ें ना तो चाइनीज थी, ना ही जैपनीज और ना ही किसी और कंट्री की आवाज़ें। वो बहुत ही अजीब सी आवाज़ें थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं मुकेश से कहने लगा कि ये आवाज़ें इस स्टोर रूम से कैसे आ सकती है? यहाँ पे इतने सारी चहल पहल की आवाज़ें। वहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मैं उस स्टोर रूम के अंदर वो टॉर्च जलाकर देख रहा था, लेकिन वो आवाज़ें उसी अलमारी के अंदर से आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे वो लहरें की भी आवाज़ें भी आ रही थी और वो चहल पहल की आवाज़ें जो कि हमें दिन के वक्त सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब सुनाई दे रही थी। अब हम दोनों वहाँ पे स्टोर रूम के अंदर रखे उस अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं मुकेश से कह रहा था, जरा दूर ही रहना मुकेश इस अलमारी से, हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम दोनों वहाँ उस अलमारी को देख ही रहे थे और तभी वहाँ पे जैसे ही 12 बजा था, उस अलमारी से एक अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि हमारी आंखें जैसे चुंधिया आ रही थी। उसके अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ ये रोशनी कहाँ से आने लगी इस अलमारी के अंदर से। क्या ये बरगद के पेड़ से आ रही है? मुझे पता नहीं चल पाया और मैं मुकेश से कहने लगा, दूर हटो मुकेश, दूर हटो। मैं वहाँ पर स्टोर रूम के पीछे मुड़कर देखने लगा था कि क्या ये रोशनी स्टोर रूम के पीछे से आ रही है कहीं से, लेकिन वो रोशनी वहीं उस अलमारी से ही आ रही थी। और जैसे ही हम दोनों उस अलमारी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा शरीर अपने आप उस अलमारी के अंदर खींचना शुरू हो जाता था। मैं फट से अपना कदम पीछे हटाता, उसके बाद
जैसे मैं पीछे मुड़ता तो मेरा शरीर अलमारी के अंदर खिंचना बंद हो जाता, और जैसे मैं अलमारी के सामने होता तो मेरा शरीर अलमारी के अंदर खिंचना शुरू हो जाता। मैं फिर से पीछे मुड़ जाता। मैं वहां पर दूर हट गया था और मुकेश से कहने लगा था कि यहीं से है इंसानों के गायब होने का राज। मुकेश, मुझे समझना होगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है। मैं जानता था कि इसके पीछे यकीनन ही दूसरी दुनिया हो सकती है। ये दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही दरवाजों से तो पिशाचों की दुनिया में गया था। मुझे पता था, और वो भी तो ऐसे किसी खास टाइम पे खुलता था वो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा। और ये अलमारी भी तो एक खास टाइम पे खुला है, रात के 12 बजे। यहाँ से रोशनी भी तो एक खास टाइम पे आ रही है। मैं समझ गया था। मैं मुकेश से कहने लगा था, मुकेश, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा मुझे लग रहा है और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से गायब हो जाऊं या फिर मेरे इस रोशनी में जाते ही मेरा शरीर तड़पना शुरू हो जाए। मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और ना ही तुम मेरे पीछे पीछे इस अलमारी के अंदर आना। तुम यहीं अलमारी से दूर ही रहना। इतना बोलकर मैं उस अलमारी के अंदर जाना शुरू हो गया था। मैं जैसे उस अलमारी के पास खड़ा हुआ था, मेरे शरीर को उस अलमारी ने अपने आप अपने ओर खींच लिया था और मैं उस अलमारी में समा गया था। उस रोशनी में जाते ही मेरी आंखें बिल्कुल चौंधिया सी गई थी और मैंने अपनी आंखें को बंद कर लिया। अगले ही पल मेरे कानों में वो समुंदर की लहरें की आवाजें सुनाई देने लगी और वहां पे लोगों की चहल पहल की आवाज मेरे कानों पर पड़ रही थी। वो सुनकर मैंने आंखें खोली और उसके बाद जो मैंने नज़ारा देखा, वो नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि वहाँ पर कई सारे महल थे जो हवा में झूल रहे थे। वहाँ पे वो महल हवा में बनाया गया था और उनका आकार कभी बढ़ता तो कभी छोटा हो जाता। वहाँ दोनों तरफ ऐसे ही महल बनी हुई थी और उनके दीवारों पर वो घास की हरे रंग की चादर सा लगाया गया था। उन महलों के ऊपर जैसे गार्डन सा बनाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे जो कि रोशनियाँ छोड़ रहे थे। वहाँ पे मेरी नज़र तब आसमान के ऊपर गई थी और वो आसमान पूरी काली। वहाँ पे आसमान में तारों की जगह बहुत बड़े बड़े ग्रह थे जो कि मध्यम मध्यम सी रोशनियाँ छोड़ रहे थे। वहाँ पे वो रोशनी इतनी थी जितना कि हमारे पृथ्वी पर चांदनी वाली रात में होती है। बस इतनी ही रोशनी वहाँ पे वो सारे ग्रह मिलकर छोड़ रहे थे और उसे देखकर मेरे होश उड़े हुए थे। और तब मैं वहाँ ज़मीन को देखा था और मेरी नज़र जैसे ही ज़मीन पर पड़ी थी, वहाँ कोई ज़मीन नहीं थी। मैं हवा में खड़ा हुआ था और वहाँ पे ज़मीन के जगह वो समुंदर थे, काले रंग का समुंदर। वहाँ पे उसी की लहरों की आवाज़ें तब से मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। वहाँ उन ग्रहों से आ रही वो मध्यम सी रोशनी उस समुंदर के पानियों पर पड़ रही थी। वहाँ समुंदर में पड़ रही थी और उस रोशनी में वो काले रंग का कहीं खत्म ना होने वाला वो समुंदर जैसे बहुत ही डरावना अनुभव करवा रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और वहाँ रोशनी का दूसरा स्रोत वो पेड़ थे, वो चमकने वाले छोटे छोटे पेड़ जो कि हर घर के दीवारों पर लगाए गए थे, जो कि वहाँ पर रोशनियाँ देने का काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर मेरी और कुछ लोग आता हुआ दिखाई दिया जो कि आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। उन लोगों को मेरी तरफ आता देख मैंने जल्दी से अपने जेब से वो रुमाल निकाल ली और उसे मैंने अपने मुंह पर बांध लिया। मैंने उस रुमाल से अपना मुंह ढक लिया था ताकि मुझे वो लोग पहचान ना पाए। तभी वो दोनों आदमी मेरे करीब से कुछ बुड़बुड़ाते हुए गुजरे थे और उनके चेहरे बहुत ही अजीब से थे। उनकी भाषाएं भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी और मैं अब वहाँ पर ये सोच रहा था कि ये कौन सी दुनिया है और यहाँ पर अगर विकास जी के परिवार वाले लोग आए होंगे तो वो तो यहीं पर होने चाहिए। मुझे वहाँ पर ढूंढना था उनको और अब मैं अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं वहाँ पर जैसे जैसे चल रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे कदम चलते वक्त आधी फुट ऊपर उठ जाती है। मैं वहाँ चलते हुए आधा फुट ऊपर उठ रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़े ही जा रहा था। तभी वहाँ पर मुझे एक महल की बालकनी में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जिसका चेहरा पृथ्वीवासी जैसा लग रहा था। भले उसका चेहरा पूरा सफेद था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल पृथ्वीवासी जैसा था। तभी मैं उसे गौर से देखना चाहता था, लेकिन वो मध्यम सी रोशनी में मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था।
पर मैंने देखा कि वो आदमी भी मुझे वहां पर देखे जा रहा है। वो कब से मुझे घूरे जा रहा है और तब मैं भी वहीं पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसके बाद उस आदमी ने वहां पर लगे एक छोटे सी पेड़ की टहनी को खींचकर अपने चेहरे के सामने कर लिया, जिसकी रोशनी में उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगा था। उसे देखते ही मैं पहचान गया था कि वो विकास साहब का छोटा भाई था। उसकी तस्वीर मैंने देखी थी जो मुझे विकास साहब ने ही दिया था उसे ढूंढने के लिए। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो मुझे कुछ इशारा करना चाहते हैं। अब उसे देखकर मैं भी वहां पर इशारा करना चाहता था। मैं वहां पर उछलकर अपना हाथ हिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर उछला था, मैं आसमान में 2 फीट ऊपर उछल पा रहा था। वहां से मैं 2 फीट ऊपर उछला था और शायद ऐसा वहां की ग्रेविटी की वजह से हो रही थी। मुझे ऐसा करता देख विकास साहब का भाई, जिसका नाम कि अजय था, वो मेरे पास आया। उसका चेहरा भी अब बिल्कुल सफ़ेद सा फिर चुका था। मैंने फोटो में उसे देखा था तो वो ऐसा नहीं था। वो यहाँ के बाकी इंसानों की तरह बन गया था। वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर कहने लगा, इंस्पेक्टर शिंदे। मैं भी उससे कहा, हाँ मैं इंस्पेक्टर शिंदे हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तब उसने कहना शुरू किया कि मेरे भैया वो मुझे बताए थे कि यहाँ इस दुनिया में जल्द ही कोई पुलिस वाला आएगा। वो इतना शातिर है कि वो हमारे गायब होने का राज को सुलझा ही लेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। आप यहाँ इस दुनिया में आए और आपको पता है मैं वहाँ पर बालकनी में खड़ा होकर आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि रात के 12 बजे उस अलमारी से रोशनी निकलेगी और आप यहाँ आएंगे। उसके बाद हम दोनों वहाँ अजय के महल के अंदर गए। हम दोनों वहाँ पर हवा में चलते हुए उस महल के अंदर गए थे। और जब महल के अंदर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो महल काफ़ी ज़्यादा आलीशान था, लेकिन वहाँ पर एक अजीब चीज़ थी। हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं सकते थे। हम जैसे वहाँ पर बैठने की कोशिश करते तो हम अपनी जगह से खिसकने लगते। वो भी शायद वहाँ की ग्रेविटी की ही वजह से हो रही थी। फिर हम वहाँ पर खड़ा होकर ही आपस में बातें करने लगे। मैं उनसे कहा कि आपके भाई साहब विकास साहब कहाँ हैं? तब अजय ने कहना शुरू किया था कि विकास साहब तो यहाँ से चले गए। वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया और अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से दूसरी दुनिया में चले गए। और अभी इस महल में मैं और मेरी बहन रहते हैं। हम 2 ही लोग यहाँ पर रहते हैं। बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से दूसरी दुनिया में चले गए। तो मैं भी उससे कहने लगा, जान बचाने के लिए? मतलब यहाँ पर जान का खतरा है और तुम्हारा चेहरा इसे सफ़ेद सा क्यों है? तो वहाँ पर अजय भी कहने लगा था कि मैं आपको सब बताता हूँ। उससे पहले आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलिए। हम दोनों वहाँ पर खाना खाएंगे और आपको खाना खाते हुए मैं यहाँ की सारी बातें, यहाँ पे जो जो होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैं भी मान चुका था। मैं भी कहा चलो। उसके बाद हम दोनों वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में गए थे। मैं अभी भी अपने चेहरे पर वो रुमाल को बांधे हुए था। तब वहाँ पर अजय कहने लगा था कि आप ये रुमाल खोल दीजिए, यहाँ के लोग आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं भी उसकी बात मानकर वहाँ पर वो रुमाल खोल दिया था और मैं वहाँ के लोगों के चेहरों को देख रहा था। वहाँ के लोगों का चेहरा भी अजय के चेहरे जैसा ही सफ़ेद था, बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन उन लोगों की चेहरे की बनावट बहुत ही अजीब सी थी। ऐसा चेहरा मैंने आज तक कभी भी पृथ्वी पर देखा ही नहीं। फिर अजय ने कुछ खाने के सामान का ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर उन लोगों के भाषा में दिया था। मुझे उसकी भाषा तो समझ में नहीं आई कि वो क्या ऑर्डर किया है, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर एक एक प्लेट में वो कुछ सामान लेकर आए थे जो वो हमें हाथों में पकड़ा दिए थे। हम दोनों भी वहाँ पर खड़ा होकर ही उन चीज़ों को खाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर तो हम बैठ नहीं सकते थे ना। तो वहाँ पर जब मैं प्लेट को देखा था तो वहाँ पर जैसे उस प्लेट में बर्फ़ का टुकड़ा जैसा था, जो देखने में बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था, बिल्कुल बर्फ़ के टुकड़े जैसा। तो मैं वहाँ पर अजय से कहने लगा था, क्या यार, यहाँ पे इस दुनिया के लोग बर्फ़ के टुकड़े को खाते हैं, लेकिन ये इतने छोटे बर्फ़ के टुकड़े से किसी का पेट कैसे भरता होगा? तो अजय भी कहने लगा था कि ये बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है। ये भले ही देखने में बर्फ़ के टुकड़े जैसा लग रहा है, लेकिन ये बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है, ये कुछ और ही है। इसके अंदर 8 से 10,000 कैलोरी है। ये देखने में भले ही इतना छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप बिना रुके कल तक काम कर सकते हैं। आपको भूख भी नहीं लगेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर है। तो मैं भी उससे कहने लगा था, अच्छा, क्या सच में इस बर्फ़ के टुकड़े के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है? तो वो भी कहने लगा था, पहले खाकर तो देखिए, ये बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है।
फिर मैंने भी जब उसे खाने के लिए अपने मुंह में रखा था तो सच में उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। उसे बहुत ही मीठे मीठे रस निकल रहे थे, जिसका स्वाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें बहुत सारे फलों के रस को मिलाया गया है। उतनी सी छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा रस थे, फलों के रस। उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था और उसमें बहुत सारे रसायन के भी स्वाद आ रहे थे। मुझे वो तो पता नहीं चल रहा था कि वो कौन से रसायन हो सकते हैं, लेकिन सच में जब मैंने उसे खाया था तो मेरे शरीर के अंदर जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी। फिर मैं जैसे कहने लगा कि हाँ यार, ये भले ही छोटी है लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है। इसको खाने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई है। तुझे भी कहने लगा था, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। फिर मैं जैसे कह रहा था, अच्छा बताओ, तुम कह रहे थे कि यहाँ पर लोगों की जान का खतरा होता है, तो यहाँ पर तो मैं इतनी देर से हूँ, लगभग 2 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। तो अजय कहने लगा था, आपको अभी पता चल जाएगा। उसके बाद अजय मुझे पकड़कर वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर ही एक बड़े से शीशे के सामने लेकर गया था। उसके बाद जब मैंने वहाँ उस शीशे में अपना चेहरा देखा था, मेरा चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद फिरता जा रहा था। अभी मैं पूरा सफ़ेद नहीं हुआ था, लेकिन मेरा चेहरा जैसे सफ़ेद होता जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं जैसे कहने लगा, यार ये मेरा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा चेहरा ऐसे सफ़ेद क्यों होता जा रहा है। तो अजय भी कहने लगा था, यही तो है जो यहाँ पर लोगों को मार डालती है। आपको पता है, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मर चुका हूँ और ये मेरा डेड बॉडी है। आपको पता है, फिर ऐसे ही मेरे चेहरे की भी बनावट धीरे धीरे चेंज होगी और मैं यहाँ के वासियों जैसा बन जाऊंगा। यहाँ के वासियों का चेहरा तो आप देख ही रहे हैं, कैसे बिल्कुल सड़ा सा है, बिल्कुल वो चेहरा वैसा ही मेरा चेहरा बन जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं जैसे कहने लगा था, तो फिर मेरे पास कितने वक्त का समय है जिंदा बचने के लिए और मैं यहाँ से कैसे जिंदा बच सकता हूँ। तो अजय भी कहने लगा था, रुकिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। फिर उसने अपने आंखें बंद कर ली और पता नहीं कहाँ से उसके हाथों में एक सरकता हुआ रेत वाला वो टाइमर आ गया था। वो टाइमर जिसमें कि रेत सरकती है, वो मुझे देते हुए कहने लगा, लीजिए, इसे लीजिए। और इसमें जो ये सरकता हुआ रेत दिख रहा है ना, जैसे ये पूरा रेत सरक कर ये नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा, वैसे ही आप यहाँ पे मर जाएंगे और आप हमेशा के लिए यहीं इस दुनिया में फंस जाएंगे। आप यहीं का वासी बन जाएंगे और आप जैसे ही यहाँ का वासी बनेंगे, वैसे ही आपको यहाँ की भाषाएं, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के तौर तरीके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और फिर आप यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते। आप यहाँ से किसी और दुनिया में कभी नहीं जा सकते। तो मैं उसे कहने लगा, तो बचने का तरीका क्या है, मैं यहाँ से कैसे बच सकता हूँ। तो वहाँ पर अजय कहने लगा था, यहाँ इस दुनिया में एक दरवाज़ा है, दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा। मैं वहाँ तक आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर एक राक्षस रहता है जो कि यहाँ के वासी को उस दरवाजे तक नहीं जाने देता। वहाँ तक सिर्फ आपको अकेले ही जाना है, क्योंकि आप अभी इस दुनिया के वासी नहीं बने हैं, इसलिए वो राक्षस आपको नहीं रोकेगा। आप वहाँ उस दरवाजे में जाना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो दरवाज़ा कौन सी दुनिया में जाता है। क्या वो दरवाज़ा हमारे पृथ्वी पर जाता है या फिर किसी और ही दुनिया में जाता है, ये मुझे नहीं पता। आपको जाना होगा और विकास साहब और मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं वो भी उसी दरवाजे से किसी और दुनिया में चले गए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो एक बार जब उस दुनिया में चले जाते हैं तब दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते। आप भी जब उस दुनिया में चले जाएंगे तब इस दुनिया में दोबारा नहीं आ पाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। वहाँ पर अजय सा बोल रहा था और मैं उस रेत के सरकते हुए टाइमर को अपने हाथ में पकड़े हुए जैसे कहने लगा, तो फिर ठीक है, मुझे ले चलो जल्दी से उस दरवाजे तक। मैं वहाँ पर जा रहा था और वहाँ पर अभी भी रात ही था। मैं जैसे पूछने लगा कि क्या यहाँ पर दिन नहीं होती। तो अजय भी कहने लगा था, यहाँ पर कभी भी दिन नहीं होती, यहाँ पर ऐसे ही आसमान में ये ग्रह छाए रहते हैं जिससे वो मध्यम मध्यम सी रोशनी निकलती रहती है और हमेशा यहाँ पर रात ही रहता है। उसके बाद इसी तरह से हम बातें करते हुए वहाँ उस दरवाजे तक पहुँचे थे। वो दरवाज़ा वहाँ हवा में झूल रहा था और उस दरवाजे के पार बहुत सारे तारे दिखाई पड़ रहे थे, बहुत सारे ग्रह दिखाई पड़ रहे थे। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं उन ग्रहों में से कौन सी ग्रह पर जाऊँगा। और तभी वहाँ अजय कहने लगा था कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से अब आगे आपको ही जाना है। वहाँ उस दरवाजे के पास देखिए,
वहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव है। मैं भी वहाँ पर एक बहुत ही बड़े राक्षस को देख पा रहा था। और फिर वहाँ पर अजय कहने लगा था कि अगर मैं वहाँ गया तो वो दानव मुझे मार डालेगा। मैं मरा हुआ पहले से हूँ, लेकिन वो मुझे मारेगा। मुझे कुछ तो होगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द का सामना मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैं वहाँ उस दरवाजे तक नहीं जा सकता, आप ही जाइए। फिर मैं वहाँ हवा में झूलते हुए उस दरवाजे के पास चलता हुआ जाने लगा। वहाँ वो दानव मुझे आता हुआ देखकर जैसे मेरी तरफ घूरे ही जा रहा था, लेकिन मैं चलता गया। जैसा कि अजय का कहना था कि मैं अब इस दुनिया का वासी नहीं बना हूँ, इसलिए मैं इस दरवाजे को पार कर सकता हूँ। वो राक्षस मुझे नहीं रोकेगा। मैं वहाँ पर गया और वो राक्षस भी जैसे मुझे रोकते हुए मेरी तरफ घूरना शुरू हो गया। फिर उसकी आंखों से जैसे कुछ रोशनी सी निकली जो मेरे शरीर पर पड़ना शुरू हो गई। उस रोशनी से शायद मुझे स्कैन करके देखना चाहता था। वो मुझे ये जांच करना चाहता था कि मैं यहाँ इस दुनिया का वासी हूँ या फिर किसी और ही दुनिया से आया हूँ। उसने ऐसा किया। उसके बाद उसने मुझे उस दरवाजे की तरफ जाने का इशारा कर दिया। मैं भी वहाँ उस दरवाजे तक पहुँचा और वहाँ उस दरवाजे के पास वो अंतरिक्ष दिख रहा था। अंतरिक्ष दिख रहा था जहाँ पे बहुत सारे तारे, बहुत सारे ग्रह। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैं अपना कदम बढ़ाऊं और नीचे गिर जाऊं तो मेरा क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जैसे अपना कदम उस दरवाजे में बढ़ाया था, वहाँ से बहुत ही तेज रोशनी निकली थी, बहुत ही आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी। और उस रोशनी में मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर जैसे मैंने अपनी आंखें खोला, मैं दूसरी दुनिया में था। वहाँ पे सभी जगह रेत ही रेत और गर्मी। वहाँ पे इतना ज़्यादा कि जैसे लग रहा था मेरा शरीर अब जलने को है। वहाँ पे आसमान में बहुत बड़ा सूरज दिखाई पड़ रहा था। वो लावा जैसा सूरज था और उसे देखकर मेरे हालत ख़राब थे। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और मैं अब ये सोचने लगा था कि अब मैं कैसे बचूंगा। मैं उस दुनिया से तो किसी तरह बचकर इस दुनिया में आ गया, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे बच पाऊंगा। यहाँ की गर्मी तो मुझे जलाकर मार डालेगी। लेकिन तभी मैंने जब अपना नज़र घुमाया था, तब वहाँ कुछ ही दूरी पर, लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ बना हुआ था। वहाँ से रेगिस्तान में पहाड़ बना हुआ था और उसे देखकर मुझे थोड़ा ढाढ़स मिला। मैं वहाँ पर सोचने लगा कि ज़रूर वहाँ उस पहाड़ पे पेड़ पौधे होंगे और मुझे कैसे भी करके उस पहाड़ तक पहुँचना होगा, तभी मैं इस गर्मी से बच पाऊंगा, यहाँ इस सूरज की तपती हुई गर्मी से। नहीं तो मैं यहीं पर जलकर मर जाऊंगा। मुझे वहाँ तक कैसे भी करके जाना ही होगा। मैं वहाँ पर भागना शुरू हो गया था। वो तो अच्छा था कि मैंने अपने पैरों में वो जूते पहन कर रखे थे, लेकिन उस जूतों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी, वो रेत इतना ज़्यादा गर्म था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जूते पिघल ना जाए। मैं वहाँ पर भागता जा रहा था और तभी मैंने अपने हाथ को देखा। मुझे वहाँ पर लगा था कि वो टाइमर भी मेरे साथ आया होगा, लेकिन वो सरकने वाली रेत का टाइमर वो मेरे साथ आया ही नहीं था। वो उसी दुनिया में रह गया था और मैं सिर्फ अकेला इस दुनिया में आया था। मैं वहाँ पर भागता जा रहा था उस पहाड़ी की तरफ और मैं भागता गया। मैं लगभग 2 घंटों तक भागने के बाद वहाँ उस पहाड़ी तक पहुँच पाया था। और उस पहाड़ी तक पहुँचने के बाद जैसे मेरी उम्मीद अब बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो पहाड़ी पूरी तरह से खाली था। वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से सूखे हुए थे। उसे देखकर तो मैं अब सोचने लगा था, अब मैं पक्का ही यहाँ पर मरने वाला हूँ। मेरा अंत मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं वहाँ पर सोचने लगा था, शिंदे, तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। अब तुम अपनी आंखों से अपना अंत होते हुए देखोगे। मैं इतना सोच रहा था, लेकिन मैंने अभी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं वहाँ पर सोचने लगा था, मुझे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। हो सकता है मुझे उस पहाड़ी के ऊपर से कोई गांव या फिर कोई शहर दिखे जहाँ पे इस दुनिया के लोग रहते हों। मुझे उनसे मदद मांगनी होगी। मुझे ऐसा करना ही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं बहुत जल्द यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में मैं उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँच चुका था और वहाँ जब मैं पहुँचा था तब वहाँ सामने का दृश्य देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। वहाँ सामने एक झरना बह रहा था और उसे देखकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जब आप मरने वाले हो और उस समय कोई आकर आपको बचा ले, तब जो एहसास होता है वो एहसास मुझे हो रहा था।
मैं वहां पर सोचने लगा था कि अब मैं मरने से तो बच जाऊंगा, मैं मरने वाला नहीं, और वो भी प्यास के कारण तो मैं कभी नहीं मरूंगा, जल के कभी नहीं मरूंगा। मैं वहां पर ऐसा सोच रहा था और मैं अब वहां उस झरने के पास जाना चाहता था। लेकिन तभी मेरी नज़र पहाड़ के दूसरी तरफ वो जो पेड़ लगे हुए थे, हरे भरे पेड़, वहाँ पे वो हरियाली वाली जगह थी जहाँ पे बहुत सारे घने घने पेड़, वो शायद यहाँ इस झरने की पानी की वजह से होगी। नीचे वो झरना बह रहा था, इसी वजह से इस झरने के आसपास वो हरियाली छाई हुई थी। मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन जब मेरी नज़र उस पेड़ के ऊपर पड़ी थी, उन सभी पेड़ों पर, सभी पेड़ों की टहनियों में बहुत सारे सांप झूल रहे थे, बहुत ही अजीब अजीब से सांप, अलग अलग प्रकार के सांप। वहाँ वो जंगल जैसे पूरे सांपों का ही था, और ये देखकर तो मेरे हालत खराब हो गए थे। मैं उस झरने तक तो जाना चाहता था, लेकिन अब मैं सोचने लगा था कि कहीं उस पानी में भी सांप हुए, वो पानी में भी सांपों का खजाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो भी तो मैं मर ही जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ से पीछे भी नहीं जाना चाहता था। अगर मैं पीछे जाता तो मैं जल कर मर जाता, और अगर मैं सामने जाता तो हो सकता था कि वो सांप मुझे काट लेता और मैं मर जाता। मैं वहाँ सामने ही जाने वाला था। मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि ऐसे भी मरूंगा और ऐसे भी मरूंगा। मुझे उस दुनिया में पूरी तरह से चारों तरफ मौत ही दिखने लगी थी, लेकिन मैं ऐसे कायरों की मौत नहीं मरूंगा। मैं कोशिश तो जरूर करके देखूंगा, मैं उस झरने तक जाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर हो सकता है कि वहाँ पर उस झरनों में सांप नहीं हुए और मैं वो पानी पी लूँ तो शायद मैं बच सकता हूँ। मैं वहाँ आगे जाना चाहता था, और फिर धीरे धीरे उस पहाड़ियों से उतरता हुआ, बहुत मुश्किलों से उस सांपों से बचता हुआ, उन झाड़ियों को चीरता हुआ किसी तरह से झरने के पास पहुंचा था। वहाँ झरने के नीचे बहुत बड़ा तालाब सा बना हुआ था, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां, वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां थी जो उन पानियों में नहा रही थी, वहाँ पे स्नान कर रही थी। और उसे देखकर मुझे एहसास हो गया कि यकीनन इन पानियों में सांप नहीं है। अगर यहाँ पे सांप होते तो यहाँ पे ये स्त्रियां ये से नहा कैसे रही होती, और ये स्त्रियां कौन है? यहाँ इस दुनिया में तो मुझे अब तक एक भी इंसान नहीं दिखा, और यहाँ पे ये स्त्रियां, इन पानियों में स्त्रियां कहाँ से आई? मुझे उसके पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। हो सकता है वो मुझे कुछ मदद कर सके, इस दुनिया से कैसे बचना है, कैसे यहाँ से बाहर जाना है, वो मुझे कुछ मदद कर सके। मैं वहाँ उसके पास जाना चाहता था, और तभी मैं वहाँ उसके पास जाने वाला था। मैं अभी भी पानी को नहीं पिया था, मैं सबसे पहले उसके पास जाना चाहता था। वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो स्त्रियाँ मुझे इस तरफ आता हुआ देखकर जैसे सब खड़ी होकर मुझे घूरने लगी थी। वो मुझे लगातार घूरे ही जा रही थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्यासा था कि मैं उस झील के पास तो जाना ही चाहता था, उस झरने के पास जाना ही चाहता था। मैं वहाँ उस झरने के पास पहुँचा और पानी पीने के लिए उस झरने के पास जाने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि उन स्त्रियों में से एक स्त्री मेरे पास भागती हुई आ रही थी। वो दौड़ते हुई आ रही थी और वो कह रही थी, शिंदे साहब आपको वो पानी नहीं पीना है। वो स्त्री ऐसा बोलते हुए मेरे तरफ भागती हुई आ रही थी, और उसके मुंह से मैं अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि इस स्त्री को मेरा नाम कैसे पता, यकीनन ही ये मेरे बारे में जानती होगी। मैं भी वहाँ पर पानी नहीं पिया और वहीं पे खड़ा हो गया। वो वहाँ पर भागती हुई आई और वो कहने लगी, शिंदे साहब आपने मुझे पहचाना? मैं विकास जो आपके यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था इंसानों के गायब होने का। तब मैं भी उसका चेहरा गौर से देखने लगा था। उसका चेहरा विकास से थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से अब स्त्री बन चुका था, और इसलिए उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा था विकास से। तो मैं भी कहने लगा, विकास लेकिन तुम यहाँ पर स्त्री कैसे बन गए? और ये पानियों में तुम हो, यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते, इस दुनिया से बाहर नहीं गए? तो विकास भी कहने लगा था, नहीं साहब, ये दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, और आपको भी इसी पानी में आना होगा, आपको भी यहाँ पर स्त्रियां बनना होगा। अगर आप नहीं बने तो आप जलकर मर जाओगे, और यहाँ पे स्त्रियां आप बने तो आप इस पानी में आ पाओगे। अगर आपने अभी ये पानी पिया तो आप अभी के अभी मर जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे। ये कोई पानी नहीं है, ये जो झरना आप देख रहे हैं ये पानी नहीं है, ये विष का झरना है, सांपों के विष का झरना। आप गलती से भी इस पानी को मत पिएगा। तो मैं भी उससे कहने लगा था, लेकिन तुम लोग यहाँ इस पानी में नहा रहे हो, ये इतनी सारी स्त्रियां, ये तो नहीं मर रही, लेकिन मैं पानी पीऊंगा तो मैं कैसे मर जाऊंगा? तो वो भी कहने लगे थे कि नहीं,
ये विष है और मैं स्त्रियां बन चुकी हूँ। मैं इस दुनिया की अब वासी बन चुकी हूँ और आप भी जब इस दुनिया की वासी बन जाएंगे तब आप यहाँ इस पानी में आ सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं। तो मैं उससे कहने लगा था, क्या मुझे इस पानी को पीने के लिए इस दुनिया का वासी बनना होगा? लेकिन मैं इस दुनिया का रहने वाला कैसे बन सकता हूँ? मैं इसी दुनिया का कैसे बन सकता हूँ? तो वहाँ पर विकास जी जो कि स्त्री बने हुए थे वो मुझसे कहने लगे कि आपको वहाँ उस पहाड़ी पर जाना होगा। वहाँ वो जो काली पहाड़ी दिख रहा है ना सामने, वहाँ पे एक दरवाजा है, एक दरवाजा है। आपको उस दरवाजे के अंदर जाना होगा। आप वहाँ पे 5 बार उस दरवाजे से आर पार होइएगा और तब जब आप 5 बार उस दरवाजे के अंदर बाहर हो जाएंगे, आप 5 बार उस दरवाजे से अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे। जब आप ऐसा 5 बार कर लेंगे तो आप पूरी तरह से स्त्री बन जाएंगे। आप धीरे धीरे करके वहाँ पर स्त्री बनेंगे और जैसे आपका 5वां बार कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ की वासी बन जाएंगे, एक स्त्री। तो मैं भी उससे कहने लगा था, क्या वहाँ पर एक दरवाजा है और उसे आर पार होने पर स्त्री बन जाऊंगा? ये क्या बात हुई? तो वो कहने लगी थी, यही है यहाँ का राज। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप यहाँ पर जलकर मर जाएंगे और अगर आप ये पानी पिए तो भी आप मरेंगे। आपको तो यहाँ पर स्त्रियां बनना ही होगा, इस दुनिया की वासी, तभी आप इस पानी में उतर सकते हैं, इस पानी में आ सकते हैं। आपको ऐसा करना ही होगा। इसके अलावा यहाँ से बचने का और कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं भी उससे कहने लगा था कि यहाँ इस दुनिया से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। तो वो कहने लगी थी, नहीं, इस दुनिया से बाहर नहीं जाया जा सकता। तो मैं फिर कहने लगा था कि अगर मैं यहाँ पर कोई दरवाज़ा ढूंढ लूँ जो कि इस दुनिया से बाहर जाता हो तो क्या मैं इस दुनिया से बाहर जा सकता हूँ? तो वो कहने लगी थी, हाँ आप जा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ इस दुनिया की वासी नहीं बने हो, आप अभी स्त्री नहीं बने हो, आप अभी भी अपने असली रूप में हो, आप जा सकते हो। लेकिन हम लोग स्त्रियां बन चुके हैं, इस दुनिया की वासी बन चुके हैं। अब वो दरवाज़ा भी हमें मिल भी गया तो भी हम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ आप ही ऐसा हो जो आप जा सकते हो। तो मैं भी कहने लगा था कि वो दरवाज़ा कहाँ है, वो स्त्री बनने वाला दरवाज़ा जिसके अंदर मुझे घुसना है फिर बाहर निकलना है। तो कहने लगी, मैंने तो आपको पहले ही बताया है ना, वो दरवाज़ा वहाँ उस काली पहाड़ी की चोटी पर है, वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको वो दरवाज़ा मिल जाएगा। वो हाँ ऐसा बोल रही थी और मैं भी उससे कहने लगा था, तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं बहुत ही मुश्किलों से उस पहाड़ी को पार किया, फिर से उस सांपों से बचता हुआ उस पहाड़ों की चोटी पर आ गया था और उस पहाड़ की चोटी पर चलता हुआ उस काली पहाड़ी की ओर जाने लगा था। वहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वो काली पहाड़ी आ गई थी और जहाँ पर वो दरवाज़ा मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन वो दरवाज़ा तो किसी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा लग रहा था। लेकिन वो वहाँ पे विकास साहब जो स्त्री बन चुकी थी वो कह रही थी कि यहाँ पर ये स्त्री बनने का दरवाज़ा है। लेकिन ऐसे दरवाजे से तो मैं यहाँ इस दुनिया में आया था, यकीनन ये भी किसी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा होगा। मैं अब वहाँ उस दरवाजे के काफ़ी करीब तक पहुँच चुका था और मैं अब उस दरवाजे के अंदर जाकर देखना चाहता था। वहाँ उस दरवाजे के पार भी दूसरे ग्रह नजर आ रहे थे, वैसा ही अंतरिक्ष, वो काला अंतरिक्ष। मुझे वहाँ पर भी लग रहा था कि अगर मैं अपना पैर आगे बढ़ाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैं जब उस दरवाजे के अंदर घुसा तो मैं अंतरिक्ष में आ चुका था, लेकिन मैं किसी दुनिया में नहीं पहुंचा। मैं वहाँ अंतरिक्ष में खड़ा था और वो दरवाज़ा अभी भी मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं उस दरवाजे से इस तरफ आ सकता था, इस तरफ की दुनिया भी मुझे उस दरवाजे से दिखाई पड़ रही थी। मैं वहाँ पर कहीं नहीं पहुँचा और फिर से मैं उस दरवाजे से इस दुनिया में आ गया था। लेकिन जैसे ही मैं इस दरवाजे से इस दुनिया में आया था, मेरा आधा शरीर, मेरे पैरों तक का शरीर स्त्री का बन चुका था। उसे देखकर मैं समझ गया था कि क्यों विकास साहब जो कि स्त्री बन चुके थे वो क्यों ऐसा कह रहे थे, वो स्त्री बनने का दरवाज़ा है। मैं वहाँ पर समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं ये जानता था कि ये कोई स्त्री बनने का दरवाज़ा नहीं है, ये यकीनन दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा है। लेकिन यहाँ के रहस्य को मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रक्षक नहीं था इस दरवाजे का। जैसा कि उस पिछली दुनिया में एक राक्षस था उस दरवाजे के पास, यहाँ इस दरवाजे के पास वैसा कोई रक्षक नहीं था। तो यकीनन ही इस दरवाजे को बहुत ही रहस्यमय तरीके से बनाया गया होगा कि ताकि कोई इस दुनिया से आर पार ना जा पाए। इसीलिए इस दरवाजे के रहस्य को मुझे समझना होगा। मैंने फिर से उस दरवाजे के उस पार हुआ, मैं फिर से अंतरिक्ष में था। मैं समझ नहीं पाया
मैं फिर से यहाँ इस दुनिया में आ गया था, उस दरवाजे के इस पार। लेकिन मैं फिर से अब आधा स्त्री बन चुका था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं सोच रहा था मेरे पास बस 3 टाइम है, 3 बार मेरे पास बचा है। अगर मैं इस 3 बार में इस रहस्य को समझ पाया तो शायद मैं इस दुनिया से बाहर जा पाऊंगा। लेकिन नहीं, अगर समझ पाया तो मैं इसी दुनिया का बनकर रह जाऊंगा, मैं स्त्री बन जाऊंगा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और मैं अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं इस दुनिया से बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं अगर इस दरवाजे को अपने पैरों से लांघ कर पार ना करूँ, अगर मैं इस दरवाजे से उछल कर पार हो जाऊँ, तो क्या मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ या फिर किसी और दुनिया में जा सकता हूँ? मैंने ऐसा ही किया। मैंने वहाँ पर उछल कर उस दरवाजे से पार हो गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर से अंतरिक्ष में पहुँच चुका था और वो दरवाज़ा मेरे सामने। उधर इस पार की दुनिया मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही थी और मैं फिर से इस दुनिया में आ गया। लेकिन इस बार मैं अपने छाती तक स्त्री बन चुका था और अब मेरे पास सिर्फ 2 चांस थे। 2 चांस थे मेरे पास इस दुनिया से बाहर जाने का। लेकिन मैं अब एक भी चांस को गंवाना नहीं चाहता था। वहाँ पर मैं जानता था कि अगर एक चांस मेरे और चले गए तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाऊंगा और मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। अगर आपके पास 2 चांस हो तो आपको थोड़ा ढाढ़स रहता है किसी भी काम को करने का, उसमें जीत हासिल करने का। इसीलिए मैं उस चांस को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तब मैं वहाँ पर 5 मिनट तक सोचते रहा था। मैं अपने दिमाग को चलाता रहा था और तब मैं वहाँ पर यह सोचने लगा था कि मैं इस दुनिया में कैसे आया था। मैं सबसे पहले उस अलमारी से पार करके इस दुनिया में कैसे आया। वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और वहाँ पर एक अलमारी रखी गई थी, ठीक ऐसे ही दरवाजे जैसा, और मैं उसी अलमारी से पार होकर यहाँ इस दुनिया में आया था। वहाँ पे ऐसा क्या था जिससे मैं पार होकर इस दुनिया में आया था? मैं यहाँ पर सोचने लगा। मैं यहाँ पर लगभग 5 मिनट तक सोचता रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं जब वहाँ पीछे मुड़ जाता था, जब मैं उस दरवाजे के पास था, उस अलमारी के पास था, और जब मैं पीछे मुड़ता था तब वो अलमारी मुझे अपनी ओर खींचना बंद कर दे रही थी। और जैसे ही मैं सामने हो रहा था, मैं जब सामने घूम रहा था उस अलमारी की तरफ, तब वो अलमारी अपनी ओर मुझे खींच रही थी। यकीनन यहाँ पर मुझे पीछे मुड़कर इस अलमारी के अंदर जाकर देखना होगा। यहाँ मैं पीछे से चलता हुआ अगर इस अलमारी के अंदर जाऊं तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, मैं किसी और दुनिया में जाऊं। मैं ऐसा करके देखना चाहता था। और तब मैं पीछे चलते हुए उस अलमारी के अंदर गया था और जैसे ही मैं उस अलमारी के करीब पहुंचा था, उस अलमारी से फिर से वो तेज रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। वो तेज आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी। वहाँ पे वो रोशनी निकली और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जब मैंने अपनी वो आंखें खोली थी, मैं उसी स्टोर रूम में था, उसी अलमारी के नीचे जहाँ पर मैं गिरा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं समझ गया था कि मैं अब अपनी दुनिया में आ गया हूँ और ये यही स्टोर रूम है। मैं यहाँ पर आसपास देखा और वो पृथ्वी थी, हमारी दुनिया, जहाँ मैं उस स्टोर रूम में था। मैं वहाँ पर हवलदार को खोजने लगा, हवलदार मुकेश को। मैं उसे अपने साथ घटी वो सारी घटना बताना चाहता था। मैं वहाँ से भाग कर निकला, उस महल से बाहर आया और वहाँ मैं उस वॉचमैन को भी खोजने लगा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था उस महल के सामने कि यह महल हॉन्टेड है, इस महल में कोई भी इंसान नहीं जा सकता। वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था और मैं वहाँ से अब चलता हुआ अपने उस पुलिस थाने में पहुँचा था। वहाँ पे लगभग मैं 5 घंटों तक चलता रहा था और तब जाकर मैं अपने पुलिस थाने में पहुँचा था। वहाँ पे वो हवलदार था। वो हवलदार मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगा था, सर आप वापस आ गए, उस दुनिया से वापस आ गए। आपको पता है मैं वहाँ पर 10 दिनों तक आपकी खोज में गया था। आज ये 11वां दिन है जब आप वापस आए हो। तो मैं उससे कहने लगा था, क्या अभी तो लगभग 24 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 24 घंटे हुए मुझे वहाँ उस दुनिया में जाए हुए और तुम कह रहे हो कि 11वां दिन है। तब उसने वो कैलेंडर दिखाए थे मुझे, कैलेंडर, और उसने फ़ोन भी चेक कराया था। उसमें सच में 11 दिन बीत चुके थे। वहाँ 11 दिन बीत चुके थे और वो हवलदार मुकेश कह रहा था
कि सर मुझे तो लगा था कि अब आप कभी वापस ही नहीं आओगे, आप हमेशा के लिए उस दुनिया में फंस चुके हो। इसीलिए मैंने वहाँ उस महल के आगे वो हॉन्टेड होने का बोर्ड लगवा दिया, वहाँ पे इंसानों के जाने का बैन लगा दिया। वहाँ पे कोई इंसान अब उस महल में नहीं जा सकता। वो इतना मुझसे बोल रहा था और मैं वहाँ जमीन पर गिर चुका था। मैं वहाँ गिर के बेहोश हो चुका था और उसके बाद मेरे चेहरे पर वो पानी के छींटे पड़े। वो शायद मुकेश हवलदार ने मेरे मुंह पर वो पानी के छींटे मारे होंगे। मैं अपने होश में आया और उसके बाद उसने मुझे पानी पीने को दिया। मैं पानी पिया। उसके बाद वहाँ मुझे कुछ खाना खिलाया गया और उसके बाद मैं सबसे पहले स्नान करना चाहता था। मैं जाकर वहाँ उस बाथरूम में नहाया और फिर मैं जब आया था उस पुलिस स्टेशन में, तब वहाँ पर हवलदार मुकेश मुझसे पूछने लगा था कि सर क्या हुआ था, आप कौन सी दुनिया में गए थे और वहाँ पर आपने क्या देखा, कि यहाँ पर विकास जी के परिवार वाले आपको मिले। तो मैं भी उसे सारी घटना बताई और मैं भी उसे कहने लगा था कि वो अब परमानेंट, अब हमेशा के लिए उसी दुनिया के वासी बन गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं आ सकते। शायद मैंने उस दुनिया में जाने में देरी कर दी, लेकिन अब वो जो महल है वहाँ पे आर्मी वालों को तैनात कर देना चाहिए। वो महल किसी को भी बेचा ना जाए, क्योंकि वो महल सच में इंसानों को निगल जाता है। वो सिर्फ एक कहावत नहीं है जैसा कि गांव वालों का कहना है, वो महल सच में इंसानों को निगल जाता है। मैंने दूसरी दुनिया में ठीक किसी प्रकार के महल को देखा था जो वहाँ पे हवा में झूल रहे थे। वो ठीक इसी प्रकार के डिजाइन से बनाया गया था। मैं वहाँ पे ये बात मुकेश से कह रहा था और तब मैं उससे कहने लगा था वहाँ पे सिर्फ वो अलमारी ही दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता नहीं हो सकता। वहाँ पे ऐसा कुछ और होगा जो शायद दूसरी दुनिया से कनेक्टेड होगा। इसलिए हमें उस महल में इंसानों को जाने से रोकना ही होगा। हमें वहाँ पर कुछ ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर इंसान गए तो हो सकता है कि कोई और इंसान वहाँ से लापता हो जाए। इसलिए मैंने वहाँ उस महल के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया कि वो महल हॉन्टेड है और मैंने वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी लिख दिया था। मैंने वहाँ पर लिखा था उस महल में मैंने बहुत सारे भूत प्रेत को देखा है, मैंने वहाँ पर बहुत भूत प्रेत से सामना किया है। हालांकि मैं वहाँ पर ये नहीं लिखा था कि मैं दूसरी दुनिया में जाकर वापस आया हूँ। उस महल में दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, ये मैंने वहाँ पर नहीं लिखा था। उसके बाद वहाँ पर महल के मेन दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा ताला लगा दिया और वहाँ सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जो कि वाईफाई से कनेक्टेड था और उसकी फुटेज मैं थाने में ही देख सकता था। हम लोग थाने से ही उस महल के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि क्या कुछ दरवाजे पर इंसान गया है या नहीं। उसके बाद हम वहाँ फिर से उस थाने में आ गए थे और मैं इस केस को भी सुलझा चुका था कि उस महल में ऐसा क्या था जो कि इंसानों को खा रहा था। यहाँ पर कोई भूत प्रेत था या फिर क्या था। फिर शाम हुई और मुकेश मुझसे पूछ रहा था कि सर आप कौन कौन सी दुनिया में गए थे, क्या वहाँ पर वो पिशाचों की दुनिया मिला था आपको जहाँ पे आपका एक दोस्त रहता है, वो पिशाच दोस्त। तो मैं भी उससे कहने लगा था नहीं, मैं पिशाचों की दुनिया में नहीं गया था, लेकिन यकीनन अगर मैं पिशाचों की दुनिया में गया होता तो पिशाच मेरा जरूर कुछ ना कुछ मदद करता उस दुनिया से बाहर निकालने में। उसके बाद मैं फिर उसे हंसते हुए कहने लगा था कि हो सकता है भविष्य में और कोई ऐसा केस आए जिसमें मैं किसी और दुनिया में जाऊं और वहाँ उस दुनिया में किसी और ऐसे ही अनोखे रहस्य को सुलझा पाऊं। लेकिन इस केस को, ये विकास जी वाला केस, इसे शायद मैं सुलझा नहीं पाया क्योंकि मैं विकास जी के किसी भी परिवार को नहीं बचा पाया। मैं इस केस को शायद नहीं सुलझा पाया क्योंकि मैं इस केस से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं विकास जी के परिवार को बचा ही नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि क्या मैं इस केस को सुलझाने में सक्षम रहा? आप अपना जवाब हमें कमेंट में दे सकते हैं।